नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के सवाल कुछ हम लोग कर रहे थे। कुछ सवाल की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का सब कुछ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी चीजें, एमओ डायग्राम बनाना, नाइट्रोजन तक यानी कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के लिए कौन सा एमओ डायग्राम इस्तेमाल होगा, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, नियोन के लिए कौन सा एमओ डायग्राम इस्तेमाल होगा, उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेंगे, वो सारी चीज। उसके बाद कार्बोनिल यानी कि सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका भी हम लोग एमओ डायग्राम बना चुके हैं। बिल्कुल सेम उसी की तरह एमओ डायग्राम आपका बनता है, क्योंकि सीओ में क्या है कि कार्बन के अंदर मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन के अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। सीएन में दोनों के अंदर मिक्सिंग होगी, एसपी मिक्सिंग। तो डायग्राम दोनों के सेम ही है, डायग्राम दोनों के क्या है, सेम ही है। और बॉन्ड ऑर्डर भी सीएन माइनस का और सीओ का सेम ही होगा। वो सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, कुछ सवाल हम लोग कर रहे थे पहले से, वहीं से आगे बढ़ते हैं। एमओ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सवाल करते हैं। चलिए, कुछ सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? पूछा गया है कि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी उसी की होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मतलब कि वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग या मजबूत है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम O2 की बात करते हैं, आज ही एमओ डायग्राम बनाए थे हम लोगों ने, तो हर बार मैं एमओ डायग्राम नहीं बनाऊंगा। O2 की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है, क्योंकि जब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकालते हो तो इसके बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं एमओ डायग्राम, ताकि समस्या ना हो। बॉन्डिंग में वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके अंदर 10 होते हैं, बीएमओस के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजन के लिए दूसरे एमओ टाइप का एमओ डायग्राम बनता है, जिसमें पी ऑर्बिटल्स या फिर कह लो कि पाई वाले जो एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो ऊपर बनते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की तक की बात करते हैं तो ये यहां आएंगे, सिग्मा वाला ऊपर आएगा। O2 की बात करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसलिए इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकालते हो तो 2 2 4 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, माइनस नॉन बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। O2 प्लस की अगर बात करें तो O2 प्लस का मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग गायब कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दोगे और उसके पास कुल 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और अगर ऐसा होगा तो यानी कि बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, O2 प्लस के लिए निकालोगे तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5/2, और ये हो गया 2.5। ऑब्वियस सी बात है कि हमें माइनस वालों का, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, माइनस वालों का बॉन्ड ऑर्डर निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। इसलिए इनमें तो हमें लेने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी आपकी O2 प्लस की होगी, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। O2 प्लस का 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। पूछ रहा है कि द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO एंड हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल CO का आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होगा। कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, मतलब ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर N2 की बात करो, अब देखो इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है सवाल में। N2 प्लस की बात करें तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 7 होते हैं, दो नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हुए, और 14 में से +1 है तो मतलब कि इसके पास सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो ऑक्सीजन 16 होते हैं इलेक्ट्रॉन, O2 में 16 होते हैं और एक माइनस भी है, मतलब कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी बात करें तो इसके पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के साथ 6 13 और -1 मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की सवाल के अंदर जरूरत ही नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि भैया हमने बस एक ही चीज से, किससे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढ लेने से ही हमको जवाब मिल गया है और हमें कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी है तो मैंने आज की क्लास में आपको सीओ का एमओ डायग्राम बनाना सिखाया था, जिसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। उसी तरह के एमओ डायग्राम में आप लोग सीएन माइनस का या सीएन का एमओ डायग्राम बनाते हो, और सीएन माइनस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ सेम होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और एमओ डायग्राम भी सेम है। तो अपना जवाब कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, बिल्कुल भी सिंपल साधारण सवाल था। आगे बढ़िए। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब देखो, इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। CONO प्लस इन सब के एमओ डायग्राम बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक को ही चेक करके अपना जवाब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? O2 का डायग्राम बनाया था अभी हमने, O2 का एमओ डायग्राम में भी बनाया था। O2, अगर O2 की बात की जाए तो ये इस तरह से होगा। O2 माइनस की बात की जाए, O2 खुद पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस की बात की जाए तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, तो O2 माइनस का इस तरह से एमओ डायग्राम होगा, मतलब कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास बचा रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास बचा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हमें अपना जवाब मिल गया। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। ये कैसा हुआ? ये भैया आपका पैरामैग्नेटिक हुआ। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय यानी कि फिर से पैरामैग्नेटिक पूछा है कि इनमें से कौन कौन से दो ऐसे होंगे जो कि पैरामैग्नेटिक हैं। देखिए, N2 की अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें? N2 की। अब देखो, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। N2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए तो एमओ डायग्राम ही अलग अलग है। कैसा है N2 के लिए एमओ डायग्राम? मिक्सिंग होती है भैया इसमें, तो इसमें तो क्या होती है? मिक्सिंग होती है। N2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो N2 तो जो है डायामैग्नेटिक है। अगर N2 डायामैग्नेटिक है तो अपना ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर B2 की बात करें तो बोरोन, बोरोन के पास टोटल B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं तो इनमें देख लो एक बार, 10 भर लो 14 की जगह, तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन आपको गायब करने पड़ेंगे। इन 2 को गायब कर दो और इनको एक बार गायब करिए। कुछ ऐसी ऐसी कहानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि जो B2 है आपका, जो C है, जो C है वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, जो C है वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी अपना गलत हुआ, ये वाला ऑप्शन भी अपना पूरे तरीके से क्या हुआ? एकदम गलत हुआ। चलिए बाकियों को अगर चेक करोगे, अब अगर अब हम बाकियों को चेक करें सॉरी, चलिए बाकियों को चेक करो। CO और NO2, CO और NO2 यानी कि C तो अपना सही है। अभी हमें B और D में से किसी एक को चेक करना है। अगर हम कार्बोनिल को चेक करें, कार्बोनिल को चेक करें तो कार्बोनिल का अभी अभी एमओ डायग्राम मैंने आज ही आपको बनाकर दिखाया था। बिल्कुल कैसा बनता है? मिक्सिंग वाला, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। सेम टू सेम कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। CO का एमओ डायग्राम भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 6 14, 8 इसके पास हैं, 6 इसके पास है, 14 हो गया। मतलब कि N2 जितने ही इलेक्ट्रॉन है और N2 खुद डायामैग्नेटिक है, तो मतलब कि CO भी कैसा है? डायामैग्नेटिक है। तो अपने पास एक तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ और उसके बाद साथ ही एक ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो यानी कि C जो है अपना सही जवाब होगा। NO2 का एमओ डायग्राम हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सवाल में, क्योंकि बाकियों के अगर हम जानते हैं तो कुछ तो टर्मिनेट भी करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, टर्मिनेट नहीं, एलिमिनेट करने से हम लोगों को इसके जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आज ही निकाला था। 3 होता है। कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? 3 होगा। चलिए, बिल्कुल N2 की तरह ही होता है इसका, N2 की तरह ही होता है बिल्कुल इसका। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो इसके अंदर जो है 10 होगी, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होगी, और 10 - 4 / 2 6/2, यानी कि आपका जवाब आएगा 3।
तो इसका CO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसका एमओ डायग्राम आपको मिक्सिंग वालों की तरह ही सेम टू सेम बनाना होता है। और मैंने एक बात और भी बताई थी आप लोगों को कि CO का एक्चुअल एमओ डायग्राम जो बनाना हम लोग सीखेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सीखेंगे। कहां सीखेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक पाई लिगैंड होता है और ये लिगैंड मतलब उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल्स को। तो कार्बन के नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, तो उसका जिक्र जो है हम उस टाइम पर करेंगे। द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन सिग्मा 1s स्टार ऑर्बिटल बिकॉज, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि सिग्मा 2s मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, सिग्मा 2s मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बताइए, एमओ डायग्राम से ही सवाल है, एमओ डायग्राम के बेसिस पर ही देखोगे इसको भी। बताओ बताओ, अगर हम लोग 1s यहां लिया, 1s यहां लिया, 2s यहां लिया, 2s यहां लिया, तो इनकी जो मिक्सिंग होती है तो उससे एक बीएमओ बनता है। कौन सा? सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। और जब इनकी मिक्सिंग कराते हो आप लोग, जब इनकी मिक्सिंग कराते हो तो सिग्मा 2s बनता है और सिग्मा 2s स्टार बनता है। अब ये तो हमको पता ही है कि भैया सिग्मा 1s स्टार से ऊपर आ रहा है सिग्मा 2s, तो इसका मतलब सिग्मा 2s की एनर्जी सिग्मा 1s स्टार से ज्यादा है। उसका कारण पूछा गया है। कारण में कह रहा है कि सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन सिग्मा 1s स्टार ऑर्बिटल। दूसरा ऑप्शन है कि सिग्मा 2s ऑर्बिटल is a bonding orbital whereas sigma s1 star is an anti-bonding orbital. Sigma 2s orbital has the greater value of n than sigma 1s star orbital. बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात तो ये भी सही है कि सिग्मा 2s ऑर्बिटल जो है वो बीएमओ है, ये भी बात एकदम सही है। और सिग्मा 1s स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो एबीएमओ है, ये भी बात एकदम सही है। पहला तो हो ही नहीं सकता कि 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन 1s स्टार ऑर्बिटल, उससे कोई लेना देना नहीं है। एबीएमओ है वो बीएमओ है, बात एकदम सही लिखी हुई है। लेकिन एबीएमओ और बीएमओ से हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी एनर्जी 2s की क्यों ज्यादा है, 2s की क्यों ज्यादा है। तरीका तो ये बोलता है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। लेकिन कौन से वालों से? एक ही सेल के वालों से। कौन से वालों से? एक ही सेल। 1s स्टार की ज्यादा होगी 1s से, 2s सिग्मा स्टार की ज्यादा होगी सिग्मा 2s से। एक ही सेल के बारे में बात करेंगे। अगर बात होती है दो अलग अलग सेल के बीएमओ या एबीएमओ की, अगर बात होती है किसकी? दो अलग अलग सेल के बीएमओ या फिर एबीएमओ की अगर बात हो रही है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट बैठेगा। एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि जब एन की वैल्यू ही ज्यादा है, एन की वैल्यू ही ज्यादा है, याद करिए n+l रूल, वहां पर भी हम यही काम करते थे। जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि n जो है वो आपको सेल नंबर बताती है। सेल नंबर या n की वैल्यू जैसे जैसे पढ़ती है उसका मतलब है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, और दूर जितनी जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर इसकी तुलना कर रहे होते सिग्मा 1s स्टार की सिग्मा 1s से, तो अलग केस था, क्योंकि सिग्मा 1s स्टार और सिग्मा 1s दोनों एक ही सेल के, एक ही तरह के दो ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से बने हैं, बीएमओ और एबीएमओ, लेकिन तुलना कर दी गई है दूसरी सेल के से। तो इसलिए यहां मेजर जो चीज है वो आपकी एन की वैल्यू है, इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इन O2 माइनस के अंदर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं? O2 माइनस के अंदर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी बॉन्डिंग एमओ डायग्राम बनाइए, एमओ डायग्राम बनाइए भैया। O2 का एमओ डायग्राम बना लो, O2 माइनस का तो अपना भी बन जाएगा। एमओ डायग्राम्स की हर बार प्रैक्टिस करो,
खुद से बनाइए एमओ डायग्राम, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये बनाने आएंगे। याद रखना, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन तक एक तरह का एमओ डायग्राम बनता है, ऑक्सीजन से फिर दूसरी तरह का एमओ डायग्राम बनता है। ऑक्सीजन जब आती है तो इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए सिग्मा नीचे आएगा, सिग्मा नीचे आएगा इस तरह से। उसके बाद पाई आता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स भर लो। O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है भैया? 16 होती है। O2 माइनस के अंदर कितनी होगी? 17 होगी। भर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एंटी बॉन्डिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, कर लीजिए काउंट। ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 और 3 7। O2 माइनस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? O2 माइनस की बात की गई है। और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 माइनस में 8 दूनी 16 और 17 होते हैं। 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहाँ पर भर दिए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 माइनस। अब देखिए इसने पूछा पेयर कितने हैं, सवाल पर ध्यान देना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे इसने पेयर पूछे, तो ये तो पेयर्ड नहीं है, ये तो पेयर्ड नहीं है, तो हमें इसके पर कोई भी ध्यान नहीं देना। पेयर कितने हैं? 1 2 3, 3 पेयर है। पेयर कितने भाई? 3 है। तो सिर्फ ये वाला आपका जवाब सही होगा। तो यहां पर हमें ध्यान देना था, उसने ये नहीं पूछा है कि बताइए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नहीं नहीं, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। जो फोर्थ वाला, जो अगले वाला, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है जिनमें जो पेयर्ड है, जो 3 पेयर बन गए, जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है, अकेला है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following species will have the minimum bond energy? इनमें से सब में से किसकी बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे कम होगी? जरा सोचिए, समझिए और बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? कैसे निकालोगे? ये N2 2 माइनस है, 2 माइनस है यहाँ पे। चलिए एमओ डायग्राम बना लो। नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम जब बनाते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग के केस में पी मौलिक पाई जो होते हैं वो अलग बनाए जाते हैं, मतलब वो पहले आते हैं, सिग्मा उसके बाद आएगा, इस तरह से। मैं हर बार एमओ डायग्राम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये हमको पता होना चाहिए हर बार कि नाइट्रोजन तक एमओ डायग्राम अलग बनता है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के लिए एमओ डायग्राम अलग बनता है। N2 के लिए ही निकाल लो सबसे पहले। N2 के लिए तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी की बात की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां N2 की कहानी खत्म हो गई। अब देखिए बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 2 4 और 6 10। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? BMO के अंदर, BMO के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ABMO के अंदर अभी सिर्फ 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ABMO के अंदर जितना माइनस चार्ज जब आएगा, जितना भी माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर अब बनेगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं उसमें। और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप लोग ऐड करोगे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे, ABMOs के अंदर जाएंगे। और अगर ये ABMOs के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाने से? एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाने से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जिसमें नाइट्रोजन पर सबसे ज्यादा माइनस चार्ज है उसी का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा और उसी की बॉन्ड एनर्जी भी सबसे कम होगी। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज नॉट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5? इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं होता है? इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं होता है? देखिए O2 है और N2 है। O2 का डायग्राम तो हमने अभी अभी जस्ट, N2 का डायग्राम हमने जस्ट अभी अभी बताया है, बनाया है। अब देखिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर आप N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने लगो, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने लगो तो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा।
बॉन्डिंग में से कम होगा, और बॉन्डिंग में से कम होगा तो बॉन्डिंग में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन अगर बचेंगे तो आया कितना, नॉन बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5 होगा। N2 प्लस का 2.5 होता है, N2 प्लस का 2.5 होता है। ये पूछ रहा है किसका नहीं है 2.5। अगर N2 प्लस का 2.5 है तो N2 माइनस का देख लो, आसान है यार। N2 माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां पर ऐड होगा। N2 माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 ही हैं पूरे। एंटी बॉन्डिंग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 बाई 2 2.5, कितना 2.5, यानी कि अपना जो N2 माइनस है उसका भी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। ये सवाल ऐसे डायरेक्टली भी हो जाते हैं, हर बार एमओ डायग्राम बनाकर हमें नहीं करना होता। एमओ डायग्राम दिमाग में होने चाहिए और दिमाग में ही इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर फिल करो। मैं बना रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। O2 2 प्लस की, O2 प्लस की और O2 माइनस की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम आपने देखा ही है, इलेक्ट्रॉन ही डायरेक्टली भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1s स्टार 2s स्टार के इलेक्ट्रॉन हुए, 8 हो गए पूरे। उसके बाद क्या आगा, मिक्सिंग तो इसके अंदर होती नहीं है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये O2 हो गया। अब अगर मैं निकाल लूं O2 प्लस का, तो मतलब कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे खत्म करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग बॉन्डिंग और ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग, 2 2 4 और 6 10, बॉन्डिंग के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 2 4 और एक 5, डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ गया। तो इसका किसका, O2 प्लस का भी 2.5 ही है, मतलब अपना जवाब फर्स्ट हो गया। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट जो है अपना सही जवाब हो गया। क्लियर है भाई बात। तो हर बार एमओ डायग्राम नहीं बनाना है, इनको थोड़ा सा हमें आइडिया जो है दिमाग में रखना है, और ऐसे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स डालकर भी आप लोग कर सकते हो। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2p z, और पाई 2px, पाई 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, और पाई सिग्मा 2pz स्टार। इस तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, कितने हैं टोटल सवाल अपने पास, लास्ट सवाल है ये सवाल ही जो है लास्ट है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हमें ड्रैगोज कंपाउंड की भी लेनी है। ड्रैगोज कंपाउंड की भी हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है। चलिए देखते हैं। इन अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है कि सेम एनर्जी वाले हैं। कौन से सेम एनर्जी वाले हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। देखिए जरा, अगर मैं कोई भी एमओ डायग्राम बनाऊं, कोई भी एमओ डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, तो जरा देखो, एक जनरल एमओ डायग्राम बनाता हूं जिसके नाम, सारे ऑर्बिटल, सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के नाम लिखेंगे हम उसमें, सारे के सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के हम उसमें नाम लिखेंगे। एक जनरल डायग्राम में बनाऊंगा यहां, ठीक है जी। चलिए देखिए, एक जनरल डायग्राम बना रहा हूं मैं। 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, ये 2s सिग्मा 2s स्टार, कोई सा भी बना लो, चाहे आप मिक्सिंग वाला यानी कि नाइट्रोजन तक वाला बना लो या फिर नाइट्रोजन के बाद वाला बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात जो है सेम ही रहने वाली है। चलिए, इसका नाम पाई 2px, इसका नाम पाई 2py, इसका नाम सिग्मा 2pz, जेड एक्सिस को क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है इसलिए, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार, ये आ गए आपके। अब इसमें अगर आप एनर्जी के हिसाब से लगाओ तो देखिए, सबसे कम एनर्जी वाला सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, सिग्मा 1s स्टार की, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार की, उसके बाद जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, देखिए पाई मोलिकुलर, पाई बीएमओस जो हैं वो सेम एनर्जी पर हैं। कौन कौन से, पाई 2px और पाई 2py दोनों एक ही एनर्जी के हैं, तो कैसे लिखोगे,
पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है। उससे ज्यादा एनर्जी है फिर सिग्मा 2pz की। सिग्मा 2pz के बाद जो दो एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी वापस से फिर सेम है। कैसे लिखोगे? पाई 2px स्टार की एनर्जी बराबर है पाई 2py स्टार के, और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz स्टार के। तो देखिए, डीजनरेट हम किनको बोलते हैं? डीजनरेट उनको बोलते हैं जिनकी एनर्जी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स किनको कहा जाता है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी एनर्जी कैसी हो? सेम एनर्जी हो, उनको कहा जाता है। अब देखो इनमें मिला लो, सिग्मा की पाई की कभी भी सेम नहीं हो सकती है, सिग्मा और पाई की कभी भी सेम नहीं हो सकती है, पाई की कभी भी सेम नहीं हो सकती है, सिग्मा और पाई की तो हो ही नहीं सकती। सिग्मा 2s और सिग्मा 1s कहां भैया? सिग्मा 1s यहां कहीं है, सिग्मा 2s यहां कहीं है, तो अपना सही जवाब कौन सा है? पाई 2px और पाई 2py। देख लो, दोनों डीजनरेट हैं, सेम एनर्जी के हैं, दोनों कैसे हैं? डीजनरेट हैं। डीजनरेट आपको फिर से मैं याद दिला दूं, डीजनरेट किनको कहा जाता है? डीजनरेट कहा जाता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। चलिए, अरस्तु के लिए आप हमसे मिलिए 14 तारीख को, कुछ बड़ी जल्दी, कुछ ही दिन बाद, सुबह 10 बजे। इवेंट आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हम अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है अरस्तु? थोड़ी सी जानकारी हमें एक्स्ट्रा लेनी है ड्रैगोज कंपाउंड के लिए। किसके लिए? ड्रैगोज कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, संकरण से रिलेटेड है ड्रैगोज कंपाउंड। ठीक है जी। चलिए, हमने, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ यार NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप लोग फटाफट बोल दोगे कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण अगर आप पूछ दोगे तो sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप पिरामिडल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ PH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप लोग कहोगे कि सर इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। तो मैं कहूंगा कि ये गलत हो गया। ये कैसा हो गया? गलत हो गया। इसके अंदर आप लोग जानते हो कि आइडियल बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री का होता है, और लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास का हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि 90 डिग्री के आसपास होगा, या 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अब यहां पर समस्या पैदा ये हो जाती है कि यार नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, वैलेंस शेल दोनों की एक जैसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर सेम सेम है। फिर ये कैसी असमंजस है कि NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमको दिख रहा है, लेकिन PS3 के अंदर हमको कोई हाइब्रिडाइजेशन दिख ही नहीं रहा है। चलिए, थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन था क्या? हाइब्रिडाइजेशन था क्या? आप लोग कहोगे सर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता था। यानी कि ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स अगर हो जाएं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि कोई भी ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें कैसी? कि जो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी लगभग सेम हो या सेम ही हो। ऐसा चलो बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, लेकिन लगभग सेम होनी चाहिए। 2s को आप 2p के साथ मिक्स करा सकते हो, 2s को 3p के साथ मिक्स नहीं करा सकते हो। देखिए, 2s को 2p के साथ मिक्स करा सकते हो, ये मिक्सिंग हो सकती है बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहो कि 2s को मुझे तो 3p के साथ मिक्सिंग करानी है, तो ये मिक्सिंग अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि 2s सेकंड सेल का ऑर्बिटल ठहरा और 3p थर्ड सेल का ऑर्बिटल ठहरा, और इनके बीच में भी 3s का एक गैप है। एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से ये दो ऑर्बिटल्स कौन कौन से? 2s और 3p एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन सर आप कहोगे कि NH3 के अंदर कौन कौन से मिक्स हुए? S और P हुए थे। कौन से? 2s और 2p, 3p मिक्स हुए थे। तो ये मैं कहूंगा कि ये सेम ही, लगभग सेम एनर्जी के हैं, क्योंकि लगभग बराबर एनर्जी के हैं, क्योंकि 2s और 2p सेकंड सेल के हैं, मतलब एक ही सेल के ऑर्बिटल से, इसलिए मिक्स हो गए, क्योंकि उनकी एनर्जी लगभग आसपास है, इसलिए मिक्स हो गए। मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, मस्त एकदम NH3 sp3 बना, और उसने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अपनाई। 109.5 डिग्री जो होना चाहिए था वो 107 लोन पेयर। उस पर थोड़ी में वो चीज पढ़ चुके हैं। फिर आप कहोगे कि सर फास्फोरस भी तो नाइट्रोजन के परिवार का ही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3,
तो आप इन दो की मिक्सिंग करा दो ना। मैं कौन सा ऐसा बोल रहा हूं कि 2s की 3p के साथ मिक्सिंग कराऊं। मैं तो कह रहा हूं जो लास्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है जिसमें 3s और 3p हैं, दोनों ही थर्ड सेल के हैं, तो इनकी मिक्सिंग करा दो। और इनकी मिक्सिंग करा के आप sp3 बनवाओ। तो मैं कहूंगा कि भैया होती नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, PCl3 लेकर आओ, इसमें तो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। मैं कहूंगा कि हाँ होता है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सर हाइड्रोजन की है। दिक्कत क्या है? हाइड्रोजन की दिक्कत है। फोस्फोरस के जो ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ड्रैगो साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये चीज बताई है। अब ये जो कहानी है ये सिर्फ PS3 की नहीं है। ऑक्सीजन के बाद O स्टाइल से T पो, नाइट्रोजन के बाद नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, NS3, PS3, ASS3, SBS3, BIS3, इसमें sp3, इसमें sp3, और इन सभी में नो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कहानी सिर्फ PS3 की ही नहीं थी। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि नो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहानी सुनिए। कारण सिर्फ हाइड्राइड्स की बात है, ओनली हाइड्राइड्स, ओनली हाइड्राइड्स, वो भी किसके? ऑक्सीजन की फैमिली में ऑक्सीजन से नीचे रहने वाले सभी एलिमेंट्स के, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ, इन सभी में, इनके हाइड्राइड्स में, सिर्फ हाइड्राइड, ध्यान देना इस बात पर, सिर्फ हाइड्राइड्स की बात की जा रही है। इनमें किसी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन हां, अगर आप इनमें मान लीजिए फास्फोरस है, आपने उसमें एक PS3 लिया, एक PF3 लिया, एक PCl3 लिया, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें नहीं है। तो मतलब ये जो सारी घटना हो रही है, ये जो चीज हमें देखने को यहां मिली है, ये हाइड्रोजन की वजह से, सिर्फ हाइड्राइड्स के कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है। उनका हाँ, सुनिए। तो फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है हाइड्रोजन में जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फास्फोरस के अंदर रहने वाले 3s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बन पा रहे हैं? ऐसी कौन सी कमी रह गई है? कमी ये रह गई है, कमी है पेनिट्रेटिंग पावर, कॉन्ट्रैक्शन पावर। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्शन पावर, वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है बस। आइए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फिर से आते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। जैसे जैसे आप लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हो, इतना तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की वो बढ़ती चली जाती है। उसके साथ साथ एक और काम होता है, और वो काम ये है कि सेल में रहने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ी ही, जैसे न्यूक्लियस से दूर गए। मतलब फर्स्ट सेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम, फिर सेकंड के की, और थर्ड वालों की तो काफी ज्यादा एनर्जी होगी। उसके साथ ही एक और काम होता है कि सेल के ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ने लगता है। सेल के ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ने लगता है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे। यानी कि अगर 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप मान लो 4 किलो जूल है, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकली मानना है मैंने, तो 3s और 3p के बीच का एनर्जी गैप हो सकता है 8 किलो जूल हो। बात आई समझ में? ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ने लगता है। फास्फोरस का जो 3s और 3p ऑर्बिटल्स हैं, ये मिक्सिंग आपस में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि 3s और 3p के बीच में एनर्जी गैप है। सेम सेल के ऑर्बिटल होने के बाद भी इनके बीच में एनर्जी गैप है। फिर आप कहोगे कि सर PF3 में कैसे हो गया फिर? तो मैं कहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन पावर पर डिपेंड करता है कि फास्फोरस से आकर जुड़ा कौन है, फास्फोरस से कौन सा एलिमेंट आकर जुड़ा है, इस पर डिपेंड करती है ये चीज। बड़ा आसान है, सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, मैं कह रहा हूं सबसे कम है।
हालांकि नोबल गैसेस की बात अगर ना करें हम, तो बहुत कम इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब काफी कम है। इस बेचारे की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम ही है। ये न्यूक्लियस की साइड में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ज्यादा। नाभिक के अगर ये किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जो एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, वो एक दूसरे के नाभिक की तरफ पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि एटम के पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वो दूसरे के नाभिक की तरफ भागता है। ऐसा ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव ना होने की वजह से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ना होने की वजह से फोस्फोरस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पाता। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ना होने की वजह से फोस्फोरस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पाता, यानी कि फोस्फोरस के न्यूक्लियस नाभिक की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसकी वजह से फोस्फोरस के ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप कम नहीं होता, और अगर एनर्जी गैप कम नहीं होता तो वो मिक्स नहीं होते, और मिक्स नहीं होते तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स फोस्फोरस के हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि भैया बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर होते हैं। आसान बात थी, बताइए बात क्लियर है यहां तक की? चलिए मैं फिर से बताता हूं। अब आप कहोगे सर फोस्फोरस के पास फ्लोरीन आ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, क्लोरीन आ गया तो क्या? मैं कहूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ये। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। जब फोस्फोरस के पास फ्लोरीन आकर जुड़ेगा तो फ्लोरीन उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। फ्लोरीन क्या करा देता है? कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ आने लगेंगे। अंदर की तरफ आएंगे तो 3s और 3p के बीच का एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होगा तो उनकी मिक्सिंग हो जाएगी। अगर उनकी मिक्सिंग हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो PCl3 का sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन खत्म कहानी। तो आपको याद क्या रखना है कि हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स, इनके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये हाइड्राइड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण नहीं होता। नो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनको हम लोग ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं। इनको हम लोग ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं, ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए इनको हम लोग ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखे एमओटी यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के सारा कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है एमओटी का। दूसरी बात, सवाल भी कर लिए अच्छे खासे। अभी अभी जो हमारी एक मैराथन होगी शायद 13 तारीख को, उसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के टोटल सवाल, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल, हाइब्रिडाइजेशन के हों, चाहे वेस्पर थ्योरी के हों, चाहे ओवरलैपिंग के हों, चाहे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के हों, चाहे एमओटी से हों। ठीक है। दूसरा, कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कि डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, तो एक क्लास और लेकर हम उन सभी चीजों को, आयनिक बॉन्ड बचा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बचा हुआ है, मेटालिक बॉन्ड बचा हुआ है, 2-2 4-4 मिनट के जो टॉपिक्स हैं, डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, तो इनको एक क्लास में हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है। दूसरा ये चीज याद रखना, 13 तारीख को हमारी जो मैराथन होगी, 13 तारीख की मैराथन में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सारे PYQs करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के सारे PYQs हम लोग करेंगे उस दिन। तो आई होप कि आप लोगों को ये ड्रैगोज कंपाउंड और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में अभी तक, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू।